जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत रॉय आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर के आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो जुलाई में क्वार्टरली एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार बोर्ड का क्लास 12 का, उसी पेपर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, हम बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सबसे पहले एक बात समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं। अर्थात एक पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपका मिस स्पेल्ड वर्ड और एक पूछा जाता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये दोनों में क्या अंतर है पहले समझ लेते हैं। मिस स्पेल्ड में क्या होता है कि 4 ऑप्शन में 3 वर्ड सही दिया रहता है और उसमें से एक गलत जो दिया रहता है उसी को ढूंढना होता है, तो वो होता है मिस स्पेल्ड। लेकिन यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड का मतलब कि 3 वर्ड इसमें गलत दिए गए हैं और आपको एक वर्ड सही चुनना है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिस स्पेल्ड मतलब गलती ढूंढना है और करेक्टली वर्ड का मतलब सही वर्ड ढूंढना है। तो देखिए, इसमें सही वर्ड ढूंढना है तो पहला वर्ड है जो मटेरियलिज्म गलत है क्योंकि टी के बाद ए नहीं होगा। दूसरा है हारमोनी। हारमोनी में मोनी होता है जबकि यहाँ मौनी लिखा है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। और मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद, हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य या तालमेल। और इनग्रेव का स्पेलिंग आर के बाद ए भी ई होता है। इनग्रेव का मतलब होता है कब्र या खोदना, और ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा जो ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं बिलीव और बिलीफ में। देखिए, बिलीव जो है वो वर्ब है और बिलीफ जो है वो नाउन है, ठीक है। चलिए, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। मीरा गेव मी डैश यूजफुल सजेशन। अब यहाँ पे ए एन का प्रयोग करना है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर को देख के ए एन का प्रयोग कर देते हैं। उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो यूजफुल में यू जो है वोवेल लेटर है, तो आप यहाँ एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के लेटर के हिसाब से ए एन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि साउंड के हिसाब से ए एन का प्रयोग होता है। अर्थात जब आप यूजफुल लिखेंगे तो पहला जो लेटर आएगा य आएगा। तो जब भी आप वर्ड लिखते हैं तो उसका हिंदी लिखने के बाद जो पहला लेटर आता है उसके अकॉर्डिंग ए एन का प्रयोग करना बेहतर होता है और सही होता है 100%। मतलब कि अगर आप हिंदी में उस वर्ड को लिख रहे हैं और क से लेकर के ज्ञ तक के बीच के लेटर से अगर शुरुआत हो रहा है तो उसके पहले ए लगता है, और यदि अ से अ तक के अक्षर से अगर शुरू होता है तो एन लगता है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, एन नहीं होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। द लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट बिकेम द डैश फॉर आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्टिक अलाइक। देखिए, पहले हम ऑप्शन को समझते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू, और सिटिंग डक का मतलब होता है आसान निशाना, यानी कि जिस पे आसानी से निशाना लगाया जा सके, ठीक ना। सिटिंग डॉग का मतलब ये फ्रेज है। लैम्स टेल का मतलब होता है क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए, और गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है एक बहुमूल्य रत्न, ठीक है, यानी अनमोल खजाना। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। द लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है खोया हुआ, और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, ठीक है। खोया हुआ पांडुलिपि किसके लिए? तो यहाँ देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों और लिंग्विस्टिक भाषावादियों, ये इन दोनों के लिए एक जैसा ये क्या बन गया, एक अनमोल खजाना बन गया, ठीक ना। तो यानी कि इसमें ए बी सी ये तीनों ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द चुनना है।
पहला ऑप्शन है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, ठीक है। और देखिए उसके ऑप्शन दिया हैंडीकेप। तो देखिए हैंडीकेप का मतलब कि विकलांग, विकलांगों के पास तो बाधा रहती ही रहती है, किसी ना किसी चीज़ से वो बाधित रहते हैं, तो ये तो एंटोनिम नहीं होगा, विलोम शब्द नहीं होगा। बैरियर का मतलब रोक, ये भी नहीं होगा। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, तो कहीं ना कहीं बाधा का अपोजिट जो होगा वो सहायता होगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल का मतलब भी होता है बाधा। तो इसमें 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सिनोनिम्स चुनना है, यानी एथनिक का मतलब होता है संस्कृति, तो इसका यानी कि सिनोनिम का मतलब कि पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक, तो आवश्यक और संस्कृति कोई तालमेल नहीं खाता है इससे। मोरल का मतलब होता है नैतिक, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति, ये सही आंसर है। और यह जो जस्ट लिखा है, आप समझेंगे जस्ट का मतलब तुरंत, लेकिन इस जस्ट का मतलब न्याय संगत भी होता है, और इसी वर्ड से जस्ट से बना है जस्टिस, यानी कि न्याय। और इसी वर्ड्स में अगर हम प्रीफिक्स अगर आई एन लगा दे तो इनजस्टिस हो जाता है, उसका मतलब अन्याय हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सबमिटेड, एक मिनट, सबमिटेड द असेसमेंट, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थियों, 2 विद्यार्थियों में से किसी की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ये जो नाइदर है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। अगर आपको ये भी ट्रिक अगर याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का मतलब कि अंत में उसका एस होता है, जबकि देखिए हैव में एस नहीं है, ये प्लुरल वर्ब है, ये ऑप्शन नहीं होगा। वेयर में भी देखिए अंत में एस नहीं है, ये भी प्लुरल वर्ब है, लेकिन हैज में देखिए एस है, ये सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। 7 नंबर लिखेगा द ब्रेव नाइट ट्रेवल, नाइट का मतलब योद्धा, ब्रेव का मतलब बहादुर, यानी कि वीर योद्धा ने यात्रा किया डैश माउंटेन्स एंड सीज, मतलब कि पहाड़ियों और समुद्री क्षेत्र से होकर के क्या कर रहे, टू फाइंड होली ग्रेल, होली ग्रेल को पाने के लिए, यानी कि वीर योद्धा पहाड़ों और समुद्र को पार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, होली ग्रेल। ये होली ग्रेल जो है ये एक मतलब कि हम बोले तो एक प्याला है, ठीक ना। यह प्याला है जिसकी खोज में वीर योद्धा पहाड़ों और समुद्रियों को पार करते हुए वहाँ पहुँचे, और ये ऐसा प्याला है कि माना जाता है कि जिस प्याला का उपयोग ईसा मसीह ने अपने अंतिम भोजन में किया था उसी प्याला का ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर समुद्री और पहाड़ी क्षेत्रों से हो करके पार करते हुए जाना है तो पार करने के सेंस में ये क्रॉस आंसर जो ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कंसेंट द टीचर सेड। देखिए ये नाइरेशन का क्वेश्चन है। नाइरेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप आराम से बना लेंगे। अगर पूरा रूल नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा कुछ बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप इजीली आप इसका ऑप्शन सही बनाएंगे। यानी देखिए ये द टीचर सेड जो है ना, ये सेड रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में जब रहता है ना तो इज आर एम को हम वाज में बदलते हैं। अब आप ऑप्शन ढूंढिए, देखिए वाज किस में है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी में वाज है, सी और डी में वाज नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है कि द इन्फ्लुएंसर पोस्टेड ए वायरल रील। एक वायरल रील जो है उसको पोस्ट किया जाता है इन्फ्लुएंसर के द्वारा, यानी ये एक्टिव में, आप इसको पैसिव में बनाइए। तो देखिए पैसिव को एक्टिव से पैसिव बनाना हो या पैसिव से एक्टिव तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान। तो यहाँ ए वायरल रील जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखिए सभी में ए वायरल रील ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन समझना यहाँ है कि देखिए पोस्टेड क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। जब भी एक्टिव वॉइस में वर्ब का दूसरा रूप हो तो उसको पैसिव में चेंज करते समय हम क्या करते हैं कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं और उसके पहले वाज वेयर लिख देते हैं। तो देखिए वाज वेयर का प्रयोग आपका ए और बी 2 ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ दिया है, सी में दिया है वाज और डी में। लेकिन देखिए यहाँ वाज के बाद थर्ड फॉर्म है, जबकि यहाँ वाज के बाद बिंग लिखा है, और बिंग किस में होगा,
जिसमें आईएनजी होगा, वर्ब का चौथा रूप होगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस वाले को हम पैसिव बनाएंगे तो बिंग लिखेंगे। इसलिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग। इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ, देखिए एट रैंडम का मतलब होता है यूं ही या बिना किसी निश्चित उद्देश्य का होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है समथिंग हैपन इन नॉर्मल और हैबिचुअल। देखिए हैबिचुअल अगर कोई काम होता है तो वो तो एक आदत है, वो आपका यूं ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। प्रेजेंट एवरीवेयर यानी हर जगह उपस्थित होना, इससे कोई मतलब नहीं है, चूँकि ऑप्शन में दे रहा है यूं ही और बिना किसी निश्चित उद्देश्य का, और इसका मतलब हर जगह उपस्थित, तो कहीं इसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, डूइंग समथिंग विदाउट ए डेफिनिट पर्पज। हाँ जी, बिना किसी उद्देश्य का अगर कुछ हो रहा है यूं ही, तो उसके लिए ऑप्शन यानी कि सी सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज, यानी कि इस ऑप्शन में सही जो आंसर है वो आपको चुनना है। ये आपका लिखा है कि ऑल बट राहुल न्यू द आंसर। सभी आंसर जानते हैं लेकिन राहुल आंसर नहीं जानता है। तो एवरीवन न्यू द आंसर एक्सेप्ट राहुल। सभी आंसर जानते हैं, हर कोई आंसर राहुल को छोड़ के बिल्कुल नहीं होगा। राहुल वाज ओनली वन हु नो द आंसर। राहुल नहीं है जो आंसर जानता है, जी नहीं। राहुल डिड नॉट नो आंसर, बिल्कुल नहीं। नोबडी इंक्लूडिंग राहुल, राहुल को छोड़ कोई नहीं जानता, नहीं। इसमें यानी कि राहुल नहीं जानता है लेकिन हर कोई जानता है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, मैंने राहुल के अलावा हर लोग उत्तर जानता है, यही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, करेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज, यानी 4 सेंटेंस में कौन सा सही है। देखिए इसमें कुछ ट्रिकली आप आंसर को चुन सकते हैं, और ये नहीं कि ये जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था तो उसी एग्ज़ाम में काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से समझते हैं तो इन फ्यूचर अन्य एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चूँकि देखिए यहाँ क्या लिखा है कि प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, प्रीफर टू होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका प्रीफर है लेकिन यहाँ देन है, नहीं होगा। प्रीफर टू, जी बिल्कुल सही। बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि सी में देखिए प्रीफर के बाद फॉर है जो कि नहीं होगा। डी में प्रीफर्स के बाद ओवर है, जबकि प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चुनना है। द टीम आर प्लेइंग, जी नहीं, टीम एक होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब किसे कहता है, जिसके अंत में एस होता है। तो देखिए इज के अंत में एस है, यही ऑप्शन सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको चुना है। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य जिसमें 2 क्लॉज होते हैं। ठीक है, यानी देखिए ही सी सेंग एंड डांस, वह गाई और नाची, बिल्कुल इसमें कोई मतलब कि संयुक्त वाक्य नहीं है। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एक ही वाक्य है, ये भी सिंपल है। जबकि हमको चाहिए कॉम्प्लेक्स में 2 यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, 2 क्लॉज से वो बना होता है। हाँ यहाँ देखिए ही स्टेड होम बिकॉज इट रेंड, यहाँ पे 2 क्लॉज है, बिकॉज इट रेंड सबऑर्डिनेट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, अतः ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का काम यही कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। अब जब कॉम्प्लेक्स आप समझ गए तो सिंपल को आराम से समझ लेंगे। क्योंकि देखिए सिंपल इसमें एंड से 2 वाक्य जुड़ा हुआ है, तो 2 वाक्य जुड़ा है तो ये सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ भी देखिए बिकॉज से ये जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ वाइल से जुटा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि सही ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द रोड ए हॉर्स डैश द नैरो वैली, यानी यहाँ पे जो द रॉड यानी हॉर्स का मतलब जो कह रहा है कि घोड़े पर जो सवार होकर एक नैरो वैली यानी कि सकड़ी घाटी के बीच से एक व्यक्ति गुजरता है, तो किसी घाटी के बीच से अगर गुजर रहे हैं तो उसके लिए थ्रो का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिटवीन और एमोंग और अंडर का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन का हम डिस्कस करा दिए, बाकी
अगले क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये पेपर बीत गया है, हम एग्ज़ाम दे दिए तो इसको क्यों पढ़ें। पढ़ने से इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाते हैं और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।